तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो कौन कौन से आर्टिकल कवर करता है, तो वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर करता है। पार्ट 1 में है ये सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या करता है? नेम और नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करता है। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 कहता है। अब इसके दो कोर एक्सेप्ट है। पहला इसमें नेम डिस्कस किया, दूसरा यहाँ टाइप ऑफ पॉलिटी डिस्कस की। तो ये जो नेम, कंट्री का क्या नेम रखना है, उस चीज़ पे किसी की जनरल एग्रीमेंट नहीं हुई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा था ट्रेडिशनल नेम जो कि भारत है, और अनदर ग्रुप जो था वो फेवर कर रहा था मॉडर्न नेम इंडिया। अब इन दोनों के सलूहियत के लिए हमने दोनों नाम अडॉप्ट कर लिए और दोनों आर्टिकल 1 में डाल दिए, दैट बोथ नेम इंक्लूड्स इंडिया, दैट इज भारत। अब हम करेंगे कि कौन से टाइप की पॉलिटी हमने अडॉप्ट की। तो इंडिया ने जो की थी वो फेडरल स्ट्रक्चर की थी, बट उस पर आर्टिकल 1 में यूनियन यूज़ किया। देखो यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया। तो फेडरल स्ट्रक्चर है पर हमने वर्ड क्या यूज़ किया है? यूनियन यूज़ किया। अब ये क्यों हुआ? पहले अम्बेडकर जी का इस पर क्या कहना है कि इसमें उन्होंने दो रीजंस दिए। एक रीज़न दिया कि इंडिया जो है वो इंडियन फेडरलिज्म जो है इज़ अ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो इंडियन फेडरलिज्म है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन को छोड़ करके अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूएस में क्या है, यूएस का क्या है, सारे जो स्टेट्स है वो एक जनरल एग्रीमेंट में एक साथ है, ठीक है। पहले स्टेट्स बने और फिर यूनियन बना है, पर अपने इंडिया में पहले यूनियन बना है एंड देन स्टेट्स बने हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और स्टेट स्टिल एग्जिस्ट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब हमने स्टेट्स इसलिए बनाए क्योंकि हमारा जो इंडिया का वास्टनेस है, एरिया वास्टनेस है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, इसलिए बनाए। इंडिया इज अ इंटेग्रल होल। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो दो टर्म है, ठीक है, अब ये दोनों टर्म का डिफरेंस आपको अभी समझ में आएगा। एक मिनट। अब ये दोनों टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं आर्टिकल 1 में। तो देखो, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें 3 कैटेगरीज आते हैं। इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज है? 3 टाइप की टेरिटरीज है। टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी दैट मे एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ स्टेट को ही इंक्लूड करता है, बट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज सबको इंक्लूड करता है। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर टर्म है, वाइडर डेफिनेशन है, ठीक है। अब यूनियन, ये जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है, एक मिनट। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो सारे फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में हम दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज। सारे स्टेट्स यूनियन के लिए एक जैसे, पर ये जो पार्ट 21 है इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इन स्टेट्स के लिए, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, बस हमको ये पढ़ना है कि सारे स्टेट्स यूनियन के लिए एक जैसे। बस पार्ट 21 में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस के अंदर डाला गया है। अब स्पेशल एरियाज़ क्या है? स्पेशल एरियाज़ में आता है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के एरिया। तो 5th शेड्यूल में सिर्फ शेड्यूल एरियाज़ है और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ है। इनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दी है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट हम लोग ओवरव्यू में पढ़ रहे हैं कि यूनियन और स्टेट का क्या पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फेडरल पोजीशन ऑफ द स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट है वो फेडरल है, मेंबर है फेडरल सिस्टम का और डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर विद सेंटर, बट जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंटर के थ्रू अंडर आती है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी।
अब हम सॉवरेन स्टेट है, हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी फॉरेन टेरिटरीज को हम ले सकते हैं रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल लॉ। तो सेसेशन जिससे ट्रीटी और परचेस या गिफ्ट के थ्रू हम लोग, ऑक्यूपेशन जिसमें हम लोग जो टेरिटरी थी जो अनऑक्यूपाइड थी उसको हमने अपने अंदर ले लिया और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। कॉन्क्वेस्ट लड़ाई झगड़ा कर करके, युद्ध करके, वॉर करके, सबजुगेशन के साथ भी हम लोग ले सकते हैं। तो देखो ये 4 प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेरिटरीज, फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, तो ये है एग्जाम्पल्स कि दादर एंड नगर हवेली को हमने लिया है, वैसे एक फॉरेन टेरिटरी दमन एंड दीव और गोवा को लिया है, पुडुचेरी को लिया है, सिक्किम को लिया है। तो ये सारी फॉरेन टेरिटरीज थी, उसको हम लोग ने इन 4 में से कोई भी प्रोसेस के थ्रू उसको यूनियन में डाल दिया। ये था आर्टिकल 1 के बारे में। क्या था? आर्टिकल 1 के बारे में। अब हम आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। न्यू स्टेट्स का एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताता है। तो जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडमिट कर सकता है किसी एक नए स्टेट को, या इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट को। देखो, एडमिट करना मतलब कोई फॉरेन टेरिटरी है उसको हमने यूनियन के अंदर एडमिट कर दिया, पर इस्टेब्लिश मतलब पहले से एक टेरिटरी थी पर उसको हमने यूनियन में रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। देखो मैंने उल्टा बोल दिया। एक एरिया है, ठीक है, वो पहले रिकॉग्नाइज नहीं था, बाद में उसको हमने रिकॉग्नाइज करके यूनियन में ले लिया, इस्टेब्लिश कर दिया। और एक जो पहले से ही अवेलेबल था, बस उसको हमने यूनियन के अंदर ले लिया। तो ये से 2 पावर्स पार्लियामेंट को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मीनिंग क्या है? एडमिशन, स्टेट और ऑलरेडी एग्जिस्टेड, कोई फॉरेन टेरिटरी जो पहले से एग्जिस्ट था उसको हमने वॉर के थ्रू या किसी ट्रीटी के थ्रू अंदर अपनी यूनियन में ले लिया। और इस्टेब्लिश मतलब जो स्टेट था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, उसको हमने खुद से फॉर्म किया और फिर उसको यूनियन में डाला, ठीक है। स्कोप क्या है? आर्टिकल 2 इम्प्लाइज टू द स्टेट नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया। यह जो आर्टिकल 2 है वो किस पे अप्लाई है? ऐसी एरियाज पे जो कि यूनियन का पहले पार्ट नहीं थी, बाद में उसको आर्टिकल 2 के थ्रू हम बना सकते। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को, ठीक है। वो स्टेट जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए थे उन स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। अब आर्टिकल 3 जो है वो डील करती है इंटरनल रीएडजस्टमेंट में, ठीक है। मतलब जो हमारे अंदर का जो स्टेट्स है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो उस एडजस्टमेंट का पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया। पार्लियामेंट को क्या क्या पावर दिया आर्टिकल 3 के अंडर? कि वो सेपरेट कर सकती है किसी टेरिटरी को, मतलब किसी टेरिटरी को एक स्टेट से अलग कर सकती है, या 2 स्टेट्स को एक कर सकती है, या किसी स्टेट के पार्ट को भी किसी और स्टेट के पार्ट के साथ यूनाइट कर सकती है, या यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी एक टेरिटरी को स्टेट के अंदर इंक्लूड कर सकती है। इंक्रीज कर सकती है एरिया को, डिक्रीज कर सकती है एरिया को, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है और नेम को भी अल्टर कर सकती है। इंक्लूड पावर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एक नया स्टेट, जैसे कि झारखंड पहले स्टेट नहीं था, बाद में उसको अलग से स्टेट बनाया गया, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट नहीं था, बाद में उसको यूनियन, मतलब पहले वो स्टेट था अब वो यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख पहले नहीं था यूनियन टेरिटरी, बाद में उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो ये सब कर सकती है। अब आर्टिकल 3 के अंडर तो ये जो बिल है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली टू द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या प्रोसीजर है कि 2 कंडीशन मैंडेटरी है। पहला तो अगर ऐसा कुछ करना होगा तो प्रेसिडेंट का पहले से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, प्रेसिडेंट में रेफर, अब ये स्टेट से रिलेटेड चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो एक बार स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये मतलब
चीज़ें भेजनी पड़ेंगी कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या व्यू है, तो उनका व्यू मांगना पड़ेगा, पर वो स्पेसिफिक टाइम के लिए है। बाद में अगर उन्होंने मतलब वो मैंडेटरी नहीं है उनके व्यूज़, वो सिर्फ बता सकते, वो पार्लियामेंट के ऊपर उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जैसे इधर लिखा है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू बाइंडिंग नहीं है, पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। नो फ्रेश रेफरेंस रिक्वायर्ड इन द बिल अमेंडमेंट। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। अगर यूनियन टेरिटरी बनाना है तो फिर स्टेट के रिकमेंडेशन की या व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस क्या है? पार्लियामेंट कैन अल्टर एरिया बाउंड्रीज नेम स्टेट विदाउट देयर कंसर्ट। Territory integrity of the state is not guaranteed. Hence, indestructible union of a destructible state. स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकता है पर यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। कंपैरिजन विद मतलब यूएसए के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया कैन डिस्ट्रॉय स्टेट, स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन, बट यूएसए में उल्टा है, स्टेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटीड। इंडेक्स मतलब यूनियन स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर स्टेट और स्टेट भी यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो दोनों उधर इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल। देखो, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। आर्टिकल 4 क्या कहता है? नेचर ऑफ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी लॉज है जो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बन रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट दिया गया है और आर्टिकल 3 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर वो अमेंडमेंट नहीं बोले जाएंगे। इम्प्लीकेशन क्या है? अब इससे क्या होगा कि जो ये कोई भी चेंजेस लाने पड़ेंगे 2 या 3 से रिलेटेड, तो स्पेशल मेजॉरिटी पे काम हो जाएगा और ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस के थ्रू पास हो जाता है। सेशन क्या है? इसमें क्या दिया गया? हाँ, कि जो ये बीरूबाई बारी यूनियन केस जो है, जो कि 1960 में आया था, इसमें क्या हुआ? इशू क्या था कि डज पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश स्टेट एरिया इंक्लूडिंग सीडिंग टेरिटरी टू अ फॉरेन। अब उसमें क्या इशू था कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट के एरियाज को वो स्टेट से अलग करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दे? देखो, दूसरे स्टेट को दे दे तो वो अलग बात है, वो आर्टिकल 3 में आ जाएगा, पर फॉरेन टेरिटरी को देना है तो फिर क्या किया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी इस पे कि नो, वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी इंडियन टेरिटरी अगर फॉरेन कंट्रीज़ को देनी पड़ेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आएगा, तब अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा अगर किसी स्टेट का पार्ट आप फॉरेन टेरिटरी को मतलब फॉरेन कंट्री को दे रहे हो। अब इसमें क्या हुआ कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में टेरिटरी ऑफ ब्यूरूबारी यूनियन ट्रांसफर टू द पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश है ना, आपका जो बांग्लादेश है, पहले तो वो पाकिस्तान था, आपके बांग्लादेश को उन्होंने ये कुछ टेरिटरी ट्रांसफ़र कर दी थी। बाउंड्री डिस्प्यूट 1968 जजमेंट, उसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट अमाउंट ऑफ सेशन। ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई डिस्प्यूट है, देखो एरिया से लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट पे काम करने के लिए अब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश, उसमें बांग्लादेश के साथ कुछ टेरिटरी एक्सचेंज करनी थी, तो 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये चीज़ हुई, जिसमें क्या किया गया कि कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स की गई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें क्या किया 11 एनक्लेव्स जो थे बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स को इंडिया को ट्रांसफ़र किए। एडवर्स पोजीशन और 6.1 किलोमीटर अनमार्केटेड बॉर्डर, मतलब यही कि कुछ डिस्प्यूटेड एरिया था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, दोनों ने अपने अपने जो भी चीज़ें थी एरियाज थे उनको एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। इससे क्या हुआ? स्टेट अफेक्टेड फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट, तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल जो था
अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड किया गया, जिसमें असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजेस लाने पड़े। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इस अमेंडमेंट का? इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री लेंथ इतनी है 4096.7 किलोमीटर्स। ओरिजिनली रेड क्लिफ अवार्ड ने, मतलब जो रेड क्लिफ थे उन्होंने 1947 में की गई थी, और बैग अवार्ड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, तो ये बैग अवार्ड हुआ था, ये आए थे और उन्होंने डिस्प्यूट को वो किया था। फिर नेहरू और नून एग्रीमेंट भी हुआ था। फिर भीरूभाई इशू केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। फिर 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुई, एंड देन 2011 में प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सारी चीज़ें हुई। अब फाइनली हमने जो 4 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 1 क्या है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन यूनिटी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 2 और 4 जो है एब्सोल्यूट डोमिनेंस, की पार्लियामेंट का पूरा डोमिनेंस है किसी भी टेरिटरी मैटर्स पे, और फेडरलिज्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। फेडरलिज्म है पर थोड़ा ज़्यादा पावर हमारे सेंटर के पास है, और डेलिबरेटली द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नॉट अ लूप होल। अब ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैसे इवोल्यूशन हुआ उनका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट 1947 से लेकर 1950 के बीच में, जैसे प्रिंसली स्टेट को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या तो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे पास। अब उन सबको मिला जुला के इंडिया के अंदर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई इंडियन गवर्नमेंट के टाइम, उस टाइम पे। अब वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एट इंडिपेंडेंस इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज थे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, एक प्रिंसली स्टेट्स था। ठीक है, अब 1947 में 2 नेशंस बने, एक डोमिनियंस बना, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 ऑप्शंस दिए, इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो इंडिपेंडेंट रहो। अब एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट को हमने कैसे अपने यूनियन के अंदर लिया? तो टोटल 552 यूनियन मतलब प्रिंसली स्टेट थे। अब उसमें से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और 3 जो थे इंडिया के एरिया टेरिटरीज में जो थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों ने मना कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। तो क्या हुआ कि जो हैदराबाद था उसको पुलिस एक्शन के थ्रू इसमें ले लिया, यूनियन में ले लिया। जूनागढ़ ने रेफरेंडम के थ्रू किया, और जो जम्मू कश्मीर था उसने इंडिया को, मतलब उसको इंडिया में लिया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू लिया गया। तो ये तीनों याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। ठीक है, पुलिस एक्शन से हैदराबाद आया, रेफरेंडम से जूनागढ़ आया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जम्मू एंड कश्मीर आया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1950 में कैसे क्लासिफाइड हुए थे स्टेट? तो सारे स्टेट्स जो थे उनको 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। तो जो पार्टिकल ए था वो उसमें 9 स्टेट्स थे, और वो कौन से स्टेट्स थे? जो फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर गवर्नर प्रोविंसेस थे, उनको पार्ट ए में डाला। पार्ट बी में किसको डाला? प्रिंसली स्टेट जिनके पास लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में किसको डाला? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को डाला गया, और कुछ प्रिंसली स्टेट को डाला गया जो कि सेंटर से डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होंगे। और पार्ट डी में डाला गया अंडमान निकोबार, जो कि टोटल 29 यूनिट्स थे, मतलब टोटल 29 यूनिट्स थे। ठीक है, यहाँ 10 हो गए, इधर एक डाला 10 हो गए। ठीक है, 10 10 20 और ये 9, तो टोटल 29 स्टेट्स थे और यूनियन टेरिटरीज थे, जो कि 12 अलग अलग पार्ट्स में बटे थे। पहले पार्ट में कौन बटा था? गवर्नर प्रोविंसेस बटे थे।
दूसरे में थे प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास लेजिस्लेचर था, और तीसरे पार्ट सी में डाला गया था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को डाला गया था, और पार्ट डी में डाला था अंडमान एंड निकोबार जो कि आइसोलेटेड एरियाज थे। अब इतने ये सारे स्टेट्स थे। अब क्या हुआ, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज़ाद हुए ना, तो सारे स्टेट ने धीरे धीरे आवाज़ उठाने लग गए कि देखो एक बोली वाले लोगों को एक स्टेट में डाल दो। तो ये डिमांड आने लग गई। तो उस डिमांड के चक्कर में एक धार कमीशन बैठी जो कि 1948 में बैठी। चेयरमैन थे एस.के. धार, और वो माइनर कमेटी में भी थे, ठीक है। और रिपोर्ट सबमिट की गई 1948 में, और रिकमेंडेशन क्या दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए, और लैंग्वेजिस्ट बेसिक पे जो रीऑर्गेनाइजेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर JVP जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिताजी सीतारामैया, ये 3 लोग थे जो कि 1948 और 49 तक बैठी। दिसंबर में ये की गई थी जिसमें ये तीनों लोग बैठे थे, और 1949 अप्रैल में रिपोर्ट सबमिट हुई और लैंग्वेज बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। पहला लैंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्रा 1953 में, और तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम दी मद्रास। तो मद्रास स्टेट था ना, उससे अलग कर दिया गया आंध्रा को, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग रहने लग गए। ये क्यों बना, क्योंकि बहुत हड़ताल हुई, 56 डेज का हंगर स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से पोट्टी सीरामल्लू की जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी, और करनूल जो थी उसकी कैपिटल दी गई, हाईकोर्ट दिया गुंटूर। और हाँ, दिस इवेंट चेंज द यूनियन पोजीशन परमानेंटली। अब इसमें क्या हुआ, आंध्रा ने अपना स्टेट बनवा लिया। अब उसको देख करके सारे लोग बोलने लगे कि नहीं, हमें भी अपने स्पीकिंग बोलने वाले, एक ही बोली बोलने वाले के लिए अलग सा स्टेट चाहिए। तो फैजल अली कमीशन बैठी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको, जो कि 1953 में बैठी। चेयरमैन फैजल अली थे, मेंबर कौन थे, KM पानीकर और HN कुंजरू। रिपोर्ट सबमिट हुई 1955 में, और रिकमेंडेशन क्या गए, एक्सेप्ट किया गया लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया। यूनिटी ऑफ इंडिया इज टू बी सुप्रीम कंसिडरेशन, इंडिया की यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। 4 फैक्टर्स दिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन रहनी चाहिए, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए उस स्टेट्स में, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और प्लानिंग और वेलफेयर ऑफ इंडिया। मतलब ये 4 चीज़ें दी थी कि ये तो होनी चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन करते वक्त। और ये जो पार्ट ABCD था उसको रिजेक्ट कर दिया। 16 न्यू स्टेट बने और 3 यूनियन टेरिटरीज बने, ठीक है। स्टेट, अब उस चीज़ को ग्राउंड पे लाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया। की आउटकम क्या था, ABC जो था वो अबॉलिश कर दिया, और पार्ट C था उसको भी अबॉलिश कर दिया, कुछ स्टेट को इमर्ज कर दिया, कुछ चीज़ें, कुछ एरिया यूनियन टेरिटरी बन गए। जिसके बाद इस एक्ट के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th अमेंडमेंट एक्ट के बाद में 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। मेजर टेरिटोरियल चेंज, केरला, इसमें ये सारी चीज़ें थी। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। मध्य प्रदेश, ये हो गया। बॉम्बे, मैसूर, पंजाब में ये इमर्ज कर दिया। राजस्थान में अजमेर इमर्ज कर दिया। न्यू यूनियन टेरिटरीज क्या थे, ये देखो, ये सारे लोग यूनियन, मतलब ये जो जगहें थी जो कि ये सारे मिनिकॉय, लैक्दीव और मिनी दीवी आइलैंड्स जो थी, ये सारे यूनियन टेरिटरीज थे, ठीक है। अब न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956, तो धीरे धीरे न्यू स्टेट्स बनने लग गए, ठीक है। 14 स्टेट्स थे जैसे हमने इधर पढ़ा, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। अब वो धीरे धीरे कैसे बने वो उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखो, 6 स्टेट और 6 मतलब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज तो थी,
ठीक है। बाद में 1956 के बाद और स्टेट बनने शुरू हुए, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात। पहले बॉम्बे एक ही प्रोविंसेस था, बाद में महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया 1960 में, ठीक है। मराठी स्पीकिंग, गुजराती फॉर गुजराती स्पीकिंग, और ये 15th स्टेट बना। फिर दादर और नगर हवेली जो था वो लिबरेट किया गया पोर्तुगीज के रूल से 1954 में, और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया उसको 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। हाँ, अब गोवा और दमन एंड दीव तो एक्वायर्ड बाय पुलिस एक्शन 1961। देखो याद रखना, ये पूछ लेता है, मैंने जैसे एक क्वेश्चन में देखा था गोवा दमन दीव कैसे एक्वायर्ड किए गए, तो वो पुलिस एक्शन के थ्रू अब एक्वायर्ड किए गए 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। गोवा जो था वो स्टेट बन गया और दमन दीव जो था वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया। पोंडिचेरी जो थे वो फ्रांस टेरिटरी थी, जिसमें पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यामान ये सारे एरियाज थे, ट्रांसफ़र किए गए 1952 में, और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला इसको 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो जैसे DGP, D फॉर दादर एंड नगर हवेली, G फॉर गोवा एंड दमन एंड दीव, और P फॉर पुडुचेरी। और इसमें डाल दो 10, 12 और 14, ठीक है। तो DGP 10, 12, 14, दादर एंड नगर हवेली को 10th अमेंडमेंट एक्ट, गोवा एंड दमन दीव को 12th अमेंडमेंट एक्ट, और पुडुचेरी को 14th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया यूनियन में। फिर नागालैंड बना 1963 में, ठीक है, और नागा हिल्स और तिनसुक एरिया ऑफ असम जो था वो ऐड थे इसमें, और ये 16th स्टेट बना, ठीक है। फिर बाद में पंजाब रीऑर्गेनाइज, जिसमें पंजाब सभा मूवमेंट के थ्रू ये हुआ था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब अलग कर दिया और हरियाणा अलग कर दिया, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट बना, 18 स्टेट बना 1971 में। फिर नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें मणिपुर 19th स्टेट बना, त्रिपुरा 20th बना, और मेघालय 21 बना। सीक्वेंस यही रहेगी, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी किसको ग्रांट की गई, मिजोरम को यूनियन टेरिटरी में डाल दिया, और अरुणाचल प्रदेश, जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन भी बोला जाता है, उसको भी यूनियन टेरिटरी में डाल दिया। अर्लियर मेघालय वॉज द ऑटोनोमस स्टेट, तो जो मेघालय था ना उसको ऑटोनोमस स्टेट था वो, पर बाद में वॉज ऑटोनोमस स्टेट, जो कि 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था। फिर सिक्किम जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था 1947 तक, बाद में उसको 1947 के बाद उसने इंडिया ज्वाइन कर लिया, और 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू इंडिया को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, स्टेट नहीं एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और जिसके लिए आर्टिकल 2A करके एक स्टेट आर्टिकल लाया गया और इसको 10th शेड्यूल में डाला गया, ठीक है। ये जो एसोसिएट स्टेट है ना, अभी 10th शेड्यूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना उसमें, तो ये सारी उसके लिए बना है अभी 10th शेड्यूल, पर 10th शेड्यूल पहले सिक्किम के लिए बनाया गया था, ठीक है। और उसके लिए आर्टिकल था आर्टिकल 2A, ठीक है। बाद में रेफरेंडम हुई और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू उसको 22 स्टेट बनाया गया। आर्टिकल में डाला गया, कौन सा आर्टिकल 371F में डाला गया, और जो आर्टिकल 2A था उसको रिपेल कर दिया, हटा दिया गया। फिर ये जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, मिजोरम जो था 1972 तक यूनियन टेरिटरी था, बाद में उसको मिजोरम पीस अकॉर्ड जो एक था ट्रीटी हुई थी 1986 में, उसके थ्रू उसको 23rd स्टेट बना दिया। अरुणाचल प्रदेश 24th बना, और गोवा जो था वो 25th स्टेट बनाया गया।
छत्तीसगढ़ 2002 में, छत्तीसगढ़ सीक्वेंस यही रही, ठीक है। छत्तीसगढ़ बना पहले 26, फिर उत्तराखंड 27 और झारखंड 28। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी अलग हो गए 2014 में। आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आंध्र प्रदेश बना 1956 में, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया। आंध्र प्रदेश तो पहले से था और 29 स्टेट तेलंगाना बन गया। फिर जम्मू कश्मीर 2019, तो धारा 370 हट गई, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू द जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019 के थ्रू स्पेशल स्टेटस उनको अबॉलिश कर दिया गया। और क्या था, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू उस एरिया को 2 हिस्से में बांट दिया था, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। लद्दाख में लेह और कारगिल दोनों इंक्लूड है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है, 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। 1956 से पहले 14 स्टेट्स थे, बाद में 28 बन गए, और यूनियन टेरिटरी 6 थे, बाद में 9 बन गए। ये कुछ नाम है, ये स्टेट के पहले कुछ अलग नाम था, बाद में उसका अलग नाम कर दिया। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस का उत्तर प्रदेश कर दिया, मद्रास का तमिलनाडु कर दिया, मैसूर का कर्नाटक कर दिया गया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमिनदीवी को लक्षद्वीप कर दिया गया, दिल्ली को नेशनल कैपिटल बना दिया। देखो ये इधर अमेंडमेंट दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू दिल्ली को क्या कर दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया। उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया, और पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया। उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया 2011 में, ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, होलिस्टिकली हर एक चीज़ को कवर किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।